लेकिन सर पड़ोस की अगर हम फिर बात करें सर, हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है। टॉक्स हैं और कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आने वाली है अमेरिका और इंडिया के बीच। कोई बड़ी खबर ब्रेक होने वाली है। अब वो उनके विजिट से पहले होगी, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका के विजिट से पहले होगी या बाद में या उस वक्त, वो तो हम देखेंगे, लेकिन हो सकता है पहली हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इन्हीं दिनों में उनके विजिट से पहले कोई बड़ी डील या बड़ी कोई खबर जो है वो ब्रेक हो। दारुल रियाद है, जहां पर सिनेचर यानी हफ्ते और इतवार को होने वाली 10वीं 2 रोजा अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट की तैयारी का मामला है। निगरान सूबाई हुकूमत का विफाक से 2 टोक बात करने का फैसला सामने आया। विफाक 250 अरब के बकायाजात अदा नहीं करता तो सरप्लस बजट नहीं दे सकते। अमरीकी रुकने कांग्रेस एल ग्रीन ने कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के सामने पाकिस्तान की इमदाद का मसला उठा दिया। अमरीका पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करे। भारत की आरजू उनकी इकानमी अब नहीं रुक सकती। वो इकानमी मैं 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 कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे अब वापस खरीद रहा है उनसे। बर्मा से और इंडिया से जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले रहे। वो तो भाई उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनके तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है। हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शन जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शन हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख में जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम लोग एक ही, सोचें भी एक है, खाने भी एक है, कपड़े भी एक है, हर चीज है, डीएनए भी एक है। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी ने एक दफा, मैं देखें कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा, मुझसे कई दफा पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। हमें हम मेरा मसला मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि उसमें इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया। इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है। और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी। रिमार्केबल, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ
कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे जब हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट आया है उसमें एजुकेशन के 5.5% जो है वो इंक्रीज किया गया, जबकि डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया। कि इनको लगता है कि डिफेंस ज्यादा जरूरी है। नहीं, डिफेंस तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं ना स्कूलों में। वो तो HSN पढ़ते हैं या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो उनको क्या जरूरत है भाई पॉलिसी आपको बजट बनाने की एजुकेशन का। आपके जो इस्लामाबाद में या लाहौर में या जितने आपके कैपिटल्स में बैठे हुए हैं, पेशावर जैसा, वो तो सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो क्यों करेंगे? ये तो जो बेवकूफ जाके जलसों में और जो चढ़ गए थे GHQ के ऊपर, ये तो वो जो बेवकूफ जा कोर कमांडरों के घरों में घुसे थे जाए, उनको इनको पढ़ाने की क्या जरूरत? बल्कि अगर वो पढ़ जाएंगे तो इनके लिए जलसों में कौन निकलेगा भाई, इनके जुलूस कौन भरेगा भाई? अगर वो पढ़ जाए तो अमीरुल मोमिनीन का कौन जाके मुर्शद का गेट चूमते हैं, जाके भाग भाग के कहते हैं ये 21st सेंचुरी का पैगंबर है। अगर वो पढ़ जाए तो फिर वो कौन इनका कारोबार चलाएगा? ये तो इंटेंशनली चाहते हैं कि ये इसी तरह जलील होते रहे, धक्के खाते रहे। लेकिन सर डिफेंस बजट इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा खतरा है हमको, सिवाय वो TTP के? इंडिया तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा कोई, मतलब जंग वंग तो दूर की बात है। देखें, जंग आपकी एस्टेब्लिशमेंट जंग के लिए थोड़ी है वो रखी। आप ये बताएं ना मुझे, आप 76 साल से एजेंसियों पे चल रहे हैं। आप तो, मेरा मकसद है देखिए 7 लाख फौज है, वो घर भेज देंगे, फिर एक नया मसला शुरू हो जाएगा। आपने फीड तो करना है उनको। देखिए 7 लाख फौज है, मैं ठीक है, आप फौज का बजट कट करके कहते हैं कि 2 लाख फौजी निकाल लेते हैं। वो ट्रेन है भाई, वो क्या करेंगे सोसाइटी के अंदर? फिर क्राइम शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो आप फौज को आप स्लोली ग्रेजुअली किसी प्रोसेस से नीचे ला सकते हैं, वो भी अगर आप लाना चाहें तो आपकी ख्वाहिश हो, जो कि टेबल पर नहीं है, दोनों मुमालिक जो है उन्होंने अपने ताल्लुकात को एक नई समत देने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब इस वक्त 2030 विजन के ऊपर काम कर रहा है, नए शहर आबाद किए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुमालिक के दरमियान कोई $10 अरब के 30 मुआहिदों पर दस्तखत किया गया। $10 अरब के मुआहदे। हाँ, चीन के पाकिस्तान के साथ भी हैं, CPEC का एक बहुत बड़ा मुआहदा है, अरबों डॉलर्स का मुआहदा है। लेकिन ये जो हालिया हुआ है ना, इससे गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो भारत के हैं और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पे बातचीत भी की थी, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया था। लेकिन ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली बातचीत थी जो इंडिया के वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद के दरमियान हुई है। सऊदी अरब में कुछ ममालिक ऐसे थे जिनमें चाइना भी था, टर्की भी था, बेशतर और ममालिक भी थे जिन्होंने इनकार किया था। पाकिस्तान में श्रीनगर में G20 के इजलास के इनेकाद पर एतराज़ किया था और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, जिसके बाद बहुत से ममालिक ने वहां पे जाने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के एतराज़ के बाद गालिबन चीन था, सऊदी अरब था, तुर्की था और मिस्र था जिसने G20 इजलास में अपने नुमाइंदे नहीं भेजे थे। रवां साल जो G20 की सदारत है वो इंडिया के पास है और इसकी सरबराही इजलास नवंबर के महीने में नई दिल्ली में होना है। लेकिन उससे पहले एक खैर सगाली का इजलास बुलाया गया था जहां पे नहीं भेजा गया। अरब चीन सरबराही इजलास के दौरान सऊदी वजीर तवानाई जो है वो शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान है। उन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात पे मगरबी तनकीद के बारे में भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मैं इसे नजरअंदाज करता हूं। मगरिब अगर कोई बात करता है तो हमारे यहाँ अपने सिफारती ताल्लुकात है, हमारे अपने रुझानात हैं, हम उसके मुताबिक अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन